नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम अमित बीटेक वाला में स्वागत करता हूं। कल हमने असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर में न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण नियम को पढ़ा था। आज उसी चैप्टर में एक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। वो हमारा टॉपिक क्या है? वो टॉपिक हमारा है केपलर के नियम। तो केपलर ने ग्रेविटेशन में अपने 3 नियम दिए थे जिनको एक एक करके हम देखेंगे। तो इसका जो प्रथम नियम था उस नियम के अनुसार क्या था? इस नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें एक नाभि यानी फोकी पर सूर्य होता है। अब इस नियम को हम ज़रा डिटेल में समझते हैं। केपलर ने क्या बताया था? जितने भी हमारे प्लेनेट हैं वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब ये दीर्घवृत्त क्या होता है? जैसे हमारा सर्किल होता है, सर्किल को हल्का सा पकड़ के ऐसे अगर हम खींच दें तो क्या ओवल शेप बन जाएगी, यानी अंडाकार बन जाएगा। वो अंडे की शेप को ही हम क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त बोलते हैं। जैसे हमारे सर्किल में एक केंद्र होता है उसी तरीके से दीर्घवृत्त में हमारे 2 केंद्र होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फोकी बोलते हैं। समटाइम्स से फोकस भी कहा जाता है। तो उसने क्या बोला था? जितने भी हमारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो सभी क्या दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे और इस दीर्घवृत्त की एक फोकी पर हमारा क्या होगा? सन होगा। तो जैसे हमारा ये ग्रह है तो ये ऐसे करके इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इस दीर्घवृत्त की 2 फोकी हैं। तो जो फोकी 1 है उस पर हमारा क्या सन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ऐसे अराउंड घूमता रहेगा। ये तो इसका पहला नियम था। दूसरा नियम हमारा क्या था? इस नियम के अनुसार ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल घेरती है। अब इस नियम को हम जरा समझते हैं। क्या कह रहा है? ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल घेरती है। ये इसका दूसरा नियम था। इसको अभी हम डिटेल में जानेंगे। तीसरा नियम क्या था हमारा? इस नियम के अनुसार ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, यानी जो हमारा ये प्लेनेट है जो सूर्य के अराउंड चक्कर लगा रहा था, एक चक्कर में लगे समय को हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। तो उसका वर्ग ग्रह की माध्य दूरी, सूर्य तथा ग्रह के माध्य दूरी के घन के अनुपाती होता है। अब ये माध्य दूरी का यहाँ क्या लॉजिक है? माध्य दूरी का ये लॉजिक है, जैसे मान लो ग्रह इस पॉइंट पे है, ये इस कंडीशन में सन से सबसे ज़्यादा दूर है और जब ग्रह यहाँ पर आ गया तो सबसे ज़्यादा पास है। तो इसकी जो ग्रह है इसकी डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है। तो इन सभी डिस्टेंसों को हम एवरेज लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं मीन डिस्टेंस। तो वही मीन डिस्टेंस यहाँ पर है, यानी माध्य दूरी। तो जो आवर्तकाल होगा वो जो ग्रह का आवर्तकाल होगा उसका वर्ग माध्य दूरी के घन के अनुपाती होता है। ये इसका तीसरा नियम था। अब इन तीनों नियमों को हम डिटेल में जानेंगे। तीनों नियमों को जरा डिटेल में समझेंगे। पहला नियम क्या था? हमारा जो प्लेनेट होता है ये क्या हमारा ग्रह है यानी प्लेनेट, वो क्या था? वो सन के अराउंड केस में घूम रहा था, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा था। ये तो पहला नियम था, तो इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं, जैसे इसको याद करना है। दूसरा नियम क्या था? समान समयांतराल में सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान क्षेत्रफल तय करती है। अब इसका लॉजिक समझते हैं। इसका क्या होता है? जैसे मान लो हमारा जो ग्रह है वो इसमें घूम रहा है, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए और एक पॉइंट हम मान लेते हैं बी, और ये ग्रह यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो टी समय लेता है। समय कितना ले रहा है? टी। फिर से हम समझेंगे। ग्रह हमारा कहाँ से कहाँ गया? ए से बी तक गया है और समय इसने कितना लिया? टी लिया है। और सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं सी और यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं डी, और ग्रह ने सी से डी तक जाने में भी समय कितना लिया है? टी लिया है। इसमें भी समय क्या है? टी है। तभी तो हमारा समय अंतराल समान होगा। तो इस ग्रह और सन यानी सूर्य को मिलाने वाली ये रेखा और ये रेखा, तो ये जो एरिया है और यहां से ये रेखा है, यही तो है ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा। तो ये एरिया ये हमेशा बराबर होगा। ये हमेशा क्या होगा? बराबर। यानी इस एरिया को हमारे A1 मान लें और इसको हम क्या मान लें? A2। ये वाला एरिया हमने क्या मान लिया? A2। तो ये A1 बराबर A2 होगा। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। उसने क्या बोला? अगर हमारा प्लेनेट A से B तक जाने में कितना समय ले रहा है? T, और C से D तक जाने में कितना समय ले रहा है? T। तो ये जो एरिया कवर कर रही है ये वाली रेखा, तो ये दोनों एरिया हमारे बराबर होंगे। अब ऐसा क्यों होता है? तो हम ज़रा ध्यान से समझते हैं। जब हमारा प्लेनेट A पर था इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R1, और जब प्लेनेट हमारा सी पे था तो R2, यानी सन तो हमारा यहीं पे एग्जिस्ट करे, सन तो हमारा कहीं नहीं जा रहा है, घूम के आ रहा है प्लेनेट, यानी हमारा ग्रह घूम रहा है। तो जब प्लेनेट हमारा ए पर था तो डिस्टेंस हमने मान लिया R1, और जब सी पर है तो R2। तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है R1 इज ग्रेटर देन R2। जो हमारी डिस्टेंस R1 बड़ी है, R1 हमारी किससे बड़ी है? R2 से। तो इस केस में क्या होगा? जो प्लेनेट जो हमारा यहाँ पर होगा तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय बल। वो बल जब प्लेनेट हमारा सी पर होगा
यहाँ पर इसकी अपेक्षा कम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है। इस प्लेनेट का मास अगर m है और सन का मास हम क्या मान लें m, इसको मान लें हम कैपिटल M। हम जरा इसको ध्यान से समझेंगे और इसको मान लेते हैं हम स्मॉल m। तो इस पर फोर्स क्या लगेगा जब ए पर होगा, F बराबर लग जाएगा हमारा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r1²। सिमिलरली जब प्लेनेट ये यहाँ पर पहुँचेगा तो फोर्स हमारा क्या लग जाएगा, उसको हम F डैश मान लेते हैं, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्लियर समझ में आ रहा है जी एम एम यहाँ पर भी है और जी एम एम यहाँ पर भी है। ये जो फोर्स दोनों निर्भर कर रहे हैं वो किस पे, डिस्टेंस पे निर्भर कर रहे हैं और ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या कम है। तो यहाँ से जो एफ डैश होगा वो बड़ा होगा एफ से। इतनी बात हमें समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये फोर्स क्या होगा, कम होगा 100% इस फोर्स की तुलना में। अब क्या होता है, जो हमारा ये फोर्स होता है ये कैसी आकर्षक प्रकृति का होता है, यानी कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये फोर्स हमें किसका रोल प्ले करता है, यहाँ पे अपकेंद्री बल का रोल प्ले करता है। और अपकेंद्री बल हमारा क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये हम किस में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में। अपकेंद्री बल क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। बी यहाँ पर क्या होती है, वेलोसिटी, और आर क्या होती है, डिस्टेंस, जहाँ से वो रोटेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर जरा हमें ध्यान से देखना है, सॉरी ये वाला जो फोर्स है, एफ फोर्स है वो एफ डैश से कम है। तो यहाँ पर प्लेनेट की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर हम वेलोसिटी v1 मान लें और यहाँ पर प्लेनेट की वेलोसिटी को हम क्या मान लें, v2। फिर से देखेंगे, ये सन हमारा उसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, सन कहीं नहीं जा रहा है, बस हमारा प्लेनेट घूम रहा है। तो प्लेनेट जब ए से बी तक जा रहा है तो r1 डिस्टेंस हमारी ज़्यादा है r2 से। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी अगर v1 मानते हैं और यहाँ पर वेलोसिटी v2 मानते हैं तो v2 हमारी ज़्यादा होगी। v2 हमारी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि इस पर लगने वाला जो बल है वो ज़्यादा है और यही बल किसका वर्क कर रहा है, अपकेंद्री बल का वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी कंपेरिजन इसकी वेलोसिटी से। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर प्लेनेट हमारा धीरे धीरे घूम रहा होता है और यहाँ पर प्लेनेट हमारा तेज से घूमता है। तो ये दोनों एरिया हमारे बराबर आते हैं क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारी कम हो गई तो ये कवर की गई डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कम हो जाएगी। इसलिए ये दोनों एरिया हमारे हमेशा बराबर रहते हैं। कर लेते हैं कैपलस के तीसरे नियम की। उसने क्या बोला था, जो आवर्तकाल होता है उसका वर्ग, आवर्तकाल का वर्ग मीन डिस्टेंस के घन यानी क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट के आर क्यूब। तो यहाँ से हम देखें टी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा के आर पावर 3/2। तो जो हमारा केपलर का तीसरा नियम था ये हमेशा दो ग्रहों के आवर्तकाल की तुलना करने के काम आता है। तो हम कैसे करते हैं, T1 अपॉन T2 बराबर ये क्या हो जाएगा, के R1 पावर 3/2 अपॉन के R2 पावर 3/2। कैसे के कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा, T1 अपॉन T2 R1 अपॉन R2 पावर 3/2। ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है। अगर केपलर के नियम से कोई क्वेश्चन आएगा तो 99% वो क्वेश्चन यहीं से आएगा और हो सकता है वो दूसरे नियम से आपसे क्वेश्चन पूछ ले। दूसरे नियम से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको भी समझा रहा हूँ और इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरे नियम से वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, वो पूछेगा, वो आपको बता देगा कि एक प्लेनेट है, पहले सन से इतनी दूर था और दूसरी बार वो सन से इतनी दूर है, तो आप बताओ किस पॉइंट पे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, प्लेनेट जब सन के पास होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है कंपेयर देन प्लेनेट जब सन से दूर होता है। और ये ऐसा क्यों होता है मैंने आपको पीछे वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है ना। और अगर तीसरे नियम से हमारा कोई क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, आपको दो पिंड दे देगा यानी दो ग्रह दे देगा और उनकी क्या दे देगा, मीन डिस्टेंस दे देगा, मीन डिस्टेंस दे देगा और आपको बोलेगा इनके आवर्तकाल का अनुपात बताओ। तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि आवर्तकाल का अनुपात क्या होता है, T1 अपॉन T2 बराबर R1 अपॉन R2 पावर 3/2। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा तो इससे आने वाला सवाल आपका गलत नहीं होगा। बाकी आपको एक दो सवाल मैं करा देता हूँ, वो सवाल कैसे होंगे आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, सूर्य से दो ग्रहों की माध्य दूरी 800 किलोमीटर और 1600 किलोमीटर है, तो इनके आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने क्या पढ़ रखा है, T1 अपॉन T2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 पावर 3/2। अब यहाँ पर R1 हमारी कितनी है, पहली दूरी, वो कितनी है 800 किलोमीटर है। अब इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रेशियो हमारा है तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। तो R2 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1600 किलोमीटर। तो यहाँ से हम आवर्तकाल का अनुपात आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, T1 अपॉन T2 बराबर 800 बटे 1600 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 3/2। 00 से 00 गया, 8 से ये 2 बार, तो क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा 1/2√2।
तो ये हमारा आवर्तकाल का रेशियो आ जाएगा T1 रेशियो T2 बराबर 1 रेशियो 2 रेशियो 2√2। क्या आ जाएगा? T1 रेशियो T2 बराबर 1 रेशियो 2√2। ये और यही इसका आंसर है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सूर्य से दो ग्रहों की माध्य दूरी 1200 किलोमीटर और 1800 किलोमीटर है। पहले ग्रह का आवर्तकाल 60 दिन है, तो दूसरे ग्रह का आवर्तकाल ज्ञात करो। इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा। तो हमें क्या देखा? पहली दूरी R1 हमें कितनी गिवन है? 1200 किलोमीटर, और R2 हमें कितना गिवन है? 1800 किलोमीटर। और पहले ग्रह का आवर्तकाल T1 वो हमें कितना गिवन है? 160 दिन। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? T1 अपॉन T2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल पावर कितना? 3/2। तो T1 हमारा कितना दे रखा है? 160, और हमें T2 कैलकुलेट करना है। R1 हमारी कितनी है? 1200, और R2 हमारी कितनी है? 1800। इस पर आवा 3/2, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 2 बार और ये 3 बार। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 160 बटे T2 बराबर 2/3 पावर 3/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा T2 कितना निकल के आ जाएगा? 160 मल्टीप्लाई 3/2 पे पावर 3/2। अब ये हो जाएगा 160, और ये कितना हो जाएगा? 3√3 अपॉन ये हो जाएगा 2√2। पावर हटा देंगे, ये कट जाएगा 80 बार। 3 इसकी कितनी 1 पॉइंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका होगा? 80 मल्टीप्लाई 3 और 1.71 अपॉन ये कितनी है? 1.41। डेसिमल से हम डेसिमल को रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ से T2 की हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आ जाएगी। T2 बराबर आ जाएगा हमारा 80 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 171 बटे 141। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। बस इसमें क्या है, थोड़ा मल्टीप्लाई करके हमें इसे सॉल्व करना है इतने दिन। तो ये हमारा दूसरा आवर्तकाल आ जाएगा। तो कभी भी आवर्तकाल का हमें क्या पूछा जाए? रेशियो पूछा जाए, तब भी यही फॉर्मूला लगाया जाएगा। और अगर एक आवर्तकाल दिया हो, दूसरा आवर्तकाल हमें ज्ञात करना हो, तब भी हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर 2 प्रकार के ऐसे सवाल बनते हैं। तो ये थे आज के हमारे कैपलस के नियम, जिनको मैंने आपसे डिटेल में चर्चा की। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। धन्यवाद।